Good evening, students. I welcome you back on the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। ताकि आपको पता है, कल से हमने एक फ्री इनिशिएटिव लॉन्च किया है जहां पे डेली हम 15 मिनट्स में उस डे के जो है करंट अफेयर्स को कवर करने की कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जेके कांस्टेबल की तो वैकेंसीज जो है रिलीज हो गई है। आज जेके एएस का जो 2024 का रिक्रूटमेंट है उसकी भी वैकेंसीज आ गया, कुछ 90 ऑड पोस्ट्स हैं, राइट। तो ये जो आपकी सीरीज है ये सिर्फ कांस्टेबल के लिए नहीं है, एसएसबी, एसएससी, बैंक और जितने भी आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिशियल रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। आई होप कल का लेक्चर सबने अटेंड किया था। जिन्होंने नहीं करा आप प्लीज कल वाला जो है एक प्लेलिस्ट बनी होगी ज्ञान गुरुकुल के चैनल पे मेरे ही नाम से, करंट अफेयर्स बाय नाजुक मैम। तो आप वहां पे जाकर ये वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। Do remember to like, share and subscribe with your near and dear ones, with your friends and your family. And अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप जो है दिए गए नंबर पर या इंस्टीट्यूट के एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहला, शाहरुख खान इज इन न्यूज। तो जैसा कि आपको पता है कि शाहरुख खान जो है ही हैज बिकम द फर्स्ट बॉलीवुड स्टार जिनको जो है ग्रेविन म्यूजियम है पेरिस में। ग्रेविन म्यूजियम है पेरिस में, कहां पर है ये बेसिकली ग्रैंड बुलेवार्ड्स पर है। सीएन रिवर जो पेरिस के बीच में से निकलता है उसके बैंक्स पर है ये म्यूजियम, एक वैक्स म्यूजियम है, इसका नाम ग्रेविन म्यूजियम है। उन्होंने उनको ऑनर करा है, और कैसे ऑनर करा है, उनको डेडिकेट किए हुए गोल्ड कॉइन्स इस ग्रेविन म्यूजियम ने निकाले हैं। दिस इज इन रिकग्निशन टू द काइंड ऑफ वर्क दैट ही हैज डन फॉर सिनेमा। उनकी जो रिसेंट मूवीज हिट हुई है, जवान, पठान या डंकी, जो 3 मूवीज लास्ट ईयर आई, तीनों जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे। तो उस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए मोर ओवर शाहरुख खान को जो है ये वाला पार्दो आला करेरा अवार्ड जो है मिलने वाला है 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। जहां पे अगेन उनकी जो सिनेमा को में कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको रिकग्नाइज करने की बात की जाती है। उनकी जो अपकमिंग मूवी है उसका नाम किंग है, जिसको सुजॉय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं, और उनकी को स्टार्स है उनकी बेटी सुहाना खान एंड अभिषेक बच्चन। सो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, गोल्ड कॉइन्स बने हैं शाहरुख खान के। ग्रेविन म्यूजियम है पेरिस में जो एक वैक्स म्यूजियम है, तो उनको कमेमोरेट करने के लिए, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। हाँ, मेटा। मेटा आपको पता हो तो ये बेसिकली आपकी फेसबुक और सबकी पेरेंट कंपनी है। इन्होंने अपना एआई प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल जो इनका इंटेलिजेंस मॉडल है लामा 3.1, उसको इंट्रोड्यूस किया है। इनफैक्ट उनका ये कहना है, ये न्यूज में क्यों है लामा 3.1, उनका ये कहना है कि जो ओपन एआई है, ओपन एआई आप मुझे बताइए ओपन एआई किसका प्लेटफॉर्म है, कमेंट सेक्शन में बताइए विच कौन ओन करता है ओपन एआई को। तो जो ओपन एआई प्लेटफॉर्म है उससे बेटर परफॉर्मेंस है इसकी। मेटा 3 डिफरेंट मॉडल्स में आता है, 405B, 70B और 8B, 405B, 70B एंड 8B। एंड इफ यू नो, मार्क जकरबर्ग जो है वो मेटा को लीड करते हैं, राइट। एंड ही सेज दैट लामा 3.1 की जो कॉस्ट है, जो रनिंग कॉस्ट है, उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, दैट इज half as compared to other similar closed models। तो जब हम बोलते हैं कि ओपन सोर्स एआई, तो ये ओपन सोर्स एआई है क्या? बेसिकली एक ऐसी टर्म है ये ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऐसी टेक्नोलॉजीज के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनके जो लाइसेंसेस है वो ओपन सोर्स है। यानी कोई भी इंसान जो है उस सॉफ्टवेयर को, उस टेक्नोलॉजी को जो है यूज कर सकता है, उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ती, उसके लिए जो है आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, आप उसकी यूजेज जो है अपने हिसाब से और अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो ओपन सोर्स एआई की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, आप ये पढ़ सकते हैं। मेटा ने लामा 3.1 को इंट्रोड्यूस किया है जिसकी परफॉर्मेंस अपने कंपेटिटर से बेटर है। 3 मॉडल्स में आता है, 405B, 70B एंड 8B। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। एग्री स्टैक। रिसेंटली अभी यूनियन बजट जो है वो डिस्कस किया गया था, तो उसमें निर्मला सीतारमन जो है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की, एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की, जिसका पर्पस क्या है कि वो 6 करोड़ से ज्यादा जो फार्मर्स हैं
उनको लिंक किया जाए, उनको कनेक्ट किया जाए एक फॉर्मल लैंड रजिस्ट्री सिस्टम में थ्रू अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एग्रीसैप. So the goal of this DPI is to connect more than 6 crore farmers to a formal land registry system. जो formalized land registry system है उसमें उनको include करना. तो एक डिजिटल फ्रेमवर्क है जहां पे कंप्लीट डेटाबेस रहेगा फार्मर्स का, जिसमें उनकी आइडेंटिटी, उनके लैंड रिकॉर्ड्स, उनकी इनकम क्या है, उनके लोन्स कितने हैं, किस तरह के क्रॉप्स वो उगाते हैं, उनकी इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री है, क्या करंटली उनके पास इंश्योरेंस है या नहीं है. तो ये सबको जो है उस प्रोजेक्ट में, उस डिजिटल फ्रेमवर्क में जो रखा जाएगा, सो दैट ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे और ईज ऑफ एक्सेस रहे. ये नीचे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का एक मैंने जो है स्नैपशॉट लगाया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं. ये बेसिकली जो डबलिंग फार्मर्स इनकम की जो रिपोर्ट थी, अशोक दलवाई जो कमेटी बैठी थी, तो उसमें से जो है ये कुछ उठाया गया है. ठीक है, तो अगर हम एग्रीस्टैट में इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ से, ये हम जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, जिसमें हम बेसिकली एक डेटाबेस बनाएंगे फार्मर्स का, तो वो जो इंफॉर्मेशन आपकी फार्मर्स की रजिस्ट्री से आएगी, जहां पे हर एक फार्मर को जो है एक डिजिटल आईडी दी जाएगी, जो कि लिंक की जाएगी उनके आधार के साथ और साथ ही साथ उनके लैंड रिकॉर्ड्स के साथ. रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो लैंड रिकॉर्ड्स रहते हैं उसके साथ लिंक की जाएगी. राइट अगर आपको अभी पता हो, सरकार ने जो है एक स्कीम लॉन्च करी थी जहां पे उन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने की बात करी थी. क्या नाम है उस स्कीम का? प्लीज नेम द स्कीम इन द कमेंट सेक्शन. Which is the scheme जो सरकार ने लॉन्च करी है टू डिजिटाइज द लैंड रिकॉर्ड्स यूजिंग GIS मेथड्स. फिर उन्होंने कहा है कि वो जियो रेफरेंस विलेज मैप्स जो हैं उनको जो है यूज करेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ जो क्रॉप जोन रजिस्ट्री है जहां पे आप सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का डेटा जो है यूज करके आप क्रॉप्स को मैप करते हो कि किस तरह के क्रॉप्स कहां पर उगाए जा रहे हैं, तो यहां से ये डेटा लिया जाएगा और एग्रीस्टैट में डाला जाएगा. ये जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने स्टार्ट किया था 2021 में, एक टास्क ग्रुप की रिकमेंडेशंस के ऊपर. ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कौन सा टास्क ग्रुप था. द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम. इसके चेयरमैन थे अशोक दलवाई. तो जो है इसका जो डिजाइन था वो आपका बनाया गया था एक पेपर के ऊपर, और इसके बेसिस पर जो है पायलट प्रोजेक्ट्स जो है काफी सारे स्टेट्स में रन किए गए थे. अब यूनियन बजट कह रहा है कि हाँ, हम इसको सिर्फ पायलट बेसिस पर नहीं, पैन इंडिया जो है एक होल प्रोजेक्ट के तौर पर जो है रिलीज करेंगे. सो दिस इज एग्रीस्टैट फॉर यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. नीता अंबानी, व्हाई शी इन न्यूज? अनंत अंबानी की वेडिंग के अलावा why she is in news is because for the second term she has been appointed, she has been re-elected to the International Olympic Committee for a second term. पेरिस ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है. मैंने कल पूछा भी था कि बताइए इस साल जो ओलंपिक्स हो रहे हैं वो कहां पर हो रहे हैं, वो पेरिस में ही हो रहे हैं. तो जो 142nd मीटिंग हमने कल भी पढ़ा था, अभिनव बिंद्रा को अवार्ड मिल रहा है उसमें. राइट, तो ये चीज हम कल पढ़ चुके हैं. हमने सॉल्ट लेक सिटी के बारे में बात की थी, यूटा स्टेट में जो है, जहां पर आपका 34th विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स होगा. तो चीजों को लिंक करने की कोशिश करिए. कुछ चीजें हम एक दिन शायद पहले पढ़े, एक दिन बाद में पढ़े, लेकिन लिंक करके अगर पढ़ेंगे ना तो चीजें याद रहने का, रिटेन करने का जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो नीता अंबानी जी को रीइलेक्ट किया गया है for the second term to the International Olympic Committee. इन्होंने basically she is the first Indian woman to be elected to this committee. ठीक है, and इन्होंने Reliance Foundation start किया था 2016 में. and इलेक्शन बड़ी डील क्यों है? बिकॉज जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस है और उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसमें एक बहुत बड़ी वॉइस मिलती है इंडिया को. रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स को, बच्चों को, टीम्स को जो है इनकरेज किया है कि वो स्पोर्ट्स खेले और कंट्री का जो मान है, कंट्री का जो गर्व है, कंट्री की जो प्राइड और कंट्री की जो अचीवमेंट्स है उसे बढ़ाए. तो अगर हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो आज इसका ब्रीफ दे देती हूँ. 1894 में बनाई गई थी. इसके मेन ऑफिस कहाँ है? लाउजान, स्विट्जरलैंड में. हर 4 साल में IOC जो है ऑर्गेनाइज करवाता है समर और विंटर ओलंपिक्स. इस बार के समर ओलंपिक्स जो है आपके पेरिस में हो रहे हैं. मोटो क्या है ओलंपिक्स का? सिटियस, ऑल्टियस, फॉर्चुअस, जिसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर. ठीक है. IOC की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 206 नेशनल ओलंपिक कमिटीज जो है वो IOC को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं.
पहला मॉडर्न ओलंपिक्स कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था 1896 में। आईओसी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पैरालंपिक गेम्स, जो हमारे पैरालंपिक एथलीट्स हैं, लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, हमारी एक आर्चर है शीतल देवी, जिनको गोल्ड मेडल मिला था अगेन पैरा आपके पैरालंपिक गेम्स में, बट इट वाज नॉट द ओलंपिक्स, इट वाज पैरालंपिक गेम्स, उनको वहां पे गोल्ड मिला था। तो 1960 में जो है ये स्टार्ट किया गया। इनफैक्ट जो आपकी आईओसी है, ये आपकी एक तरह से इंफॉर्मेशन इन डिसेमिनेशन भी करती है, अवेयरनेस भी करती है और एजुकेट भी करती है ओलंपिक्स के बारे में। और डोपिंग, जो एथलीट्स ड्रग्स वगैरह यूज करके जो है अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं, उसके अगेंस्ट भी जो है फाइट करती है। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। Chang'e 5 लूनर प्रोब, सबको पता है चाइना का लूनर प्रोब है। तो ये बेसिकली 2020 में मून से कुछ सॉइल और रॉक सैंपल्स लेकर आया था। अब इन सैंपल्स को जब हमने चाइना में स्टडी किया गया, तो उसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर जो है मिला है रिसर्चर्स को। राइट, ये कहाँ से लाया था? मून पर एक एरिया है ओशियानस प्रोसेलैरम, वहां से 2000 ग्राम यानी 2 किलो की मिट्टी लेकर आया था, चांद की मिट्टी लेकर आया था ओशियानस प्रोसेलैरम से। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया का जो चंद्रयान 1 मिशन था, जिसमें नासा का मून मिनरोलॉजी मैपर लगा था, M3 मैपर लगा था, ये याद रखने वाली चीज। चंद्रयान में कौन सा मैपर लगा था? नासा का लगा था मून मिनर मैपर। उन्होंने भी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है डिटेक्ट करे थे मून की सरफेस पर। सिमिलरली 1960s में और 70s में नासा के इंफ्रारेड डिटेक्टर और टेस्ट ने भी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर अप्रूव किया था मून पे इन द पास्ट। अब मून पे पानी होना जो हम स्टडी करें वो क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, मून की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मून, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर, मून किस तरह से फॉर्म हुआ है, उसका अर्थ के साथ क्या रिलेशन है, क्या मून पर लाइफ पॉसिबल है आने वाले टाइम में, क्या पहले मून पर लाइफ पॉसिबल थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम जो है आउटर स्पेस, स्पेसिफिकली ऐसी बॉडीज को स्टडी करें जो अर्थ के आसपास है। राइट, नेक्स्ट न्यूज, आपका जुलाई 21 जो था, उसमें हॉटेस्ट डे ग्लोबली रिकॉर्ड किया गया है। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था वो 17.09 डिग्री सेल्सियस था। राइट, और कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S, ये 2024 होना चाहिए था, सॉरी, हाँ दिस इज 2024, करेक्ट कर लेगा, टाइपो है। C3S कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, जो कि आपका यूरोपियन यूनियन का है, उन्होंने बताया, ये जो है रिकॉर्ड बताया है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इशू है, जहां पे हम बात करते हैं कि हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस जो है कंट्रोल करना है ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट, तो उसके अगेंस्ट में ये चीज जा रही है। राइट, प्रीवियसली अगर बात करें तो जुलाई 6 2023 को हाईएस्ट टेम्परेचर मार्क हुआ था 17.08 डिग्री सेल्सियस का। अगर ऐसे देखा जाए तो ज्यादा फर्क नहीं है, बट अगेन दिस इज वेरी मच वरीसम, तो इसमें ज्यादा कुछ है। जुलाई 21 हॉटेस्ट रिकॉर्डेड ग्लोबली एवर। नेक्स्ट न्यूज, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये जो CBAM है, CBAM इसकी शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम, ये यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। एंड ये यूरोपियन यूनियन का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज को जो है फाइट करना चाहते हैं, कॉम्बैट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो यूरोपियन बिजनेसेस हैं जो ओरिजिनली बेस्ड आउट ऑफ यूरोप है, उनको और ज्यादा कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो क्या करता है ये CBAM? ये CBAM बेसिकली जो आपके गुड्स हैं उनको टैक्स करता है, उनके ऊपर टैक्स लगाता है। किस बेसिस पर? कि भाई उनको प्रोड्यूस करने में, उनकी प्रोडक्शन में कितनी ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस आपकी वो गैसेस होती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये आपकी प्राइमरीली 3 ऐसी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है। अदर देन दिस आपकी परफ्लोरोकार्बन्स हैं, आपका हाइड्रोजन हेक्सासल्फाइड है, आपकी CFCs हैं, ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस जो ये रिकग्नाइज की जा रही हैं बाय योर क्योटो प्रोटोकॉल, जो है इसको रिकग्नाइज करता है। राइट,
तो कितनी ग्रीन हाउस गैस जो है वो गुड प्रोड्यूस कर रहा है अपनी प्रोडक्शन के टाइम पर। तो जो आपकी की इंडस्ट्रीज हैं जैसे आयरन और स्टील हो गई, आपका सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होगी, जो कहते हैं ना 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है, तो उन्हीं में से की इंडस्ट्रीज को लेकर ईयू जो है ये टैक्स जो है लागू करता है। एंड बेसिकली क्या गोल है, कभी कभार होता है कि हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, इंपोर्ट की भाई सस्ता पड़ता है, तो ईयू ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाता है कि भाई जहां से तुम इंपोर्ट कर रहे हो उनका जो है उन्होंने उस इंपोर्ट में क्या कार्बन जो आपने ग्रीन हाउस गैस एमिट करी है उसको जो है कॉम्पनसेट करा है, क्योंकि अगर वो उसको कॉम्पनसेट करेंगे तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। तो अगर उन्होंने उसको जो है कॉम्पनसेट नहीं करा है तो ईयू अलग से अलग से एक टैक्स लगाएगा कि उस कंट्री के साथ जो है जो जहां से वो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके टैक्स रिजीम में और हमारी टैक्स रिजीम में कितना फर्क है। तो बेसिकली कोई भी प्रोड्यूसर जो आउटसाइड ईयू है वो क्या करेगा, वो बेसिकली सर्टिफिकेट जो है खरीदेगा ईयू बॉर्डर कस्टम से कि भाई हमारा जो है इतना ग्रीन हाउस गैस एमिट हुआ था जिसके लिए हमने अकाउंट नहीं करा है अपने प्रोडक्ट पे। तो जो आपका कस्टम ऑफिसर है ये सर्टिफिकेट खरीदेगा और सर्टिफिकेट वापस इस प्रोड्यूसर को बेचेगा। तो अब ये प्रोड्यूसर जब ये सर्टिफिकेट खरीदेगा यहाँ से, तो इसकी जो कॉस्ट है, जो गुड की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जब गुड की कॉस्ट बढ़ गई तो ऑब्वियसली इसका जो ये आइटम इंपोर्ट कर रहा था वहां पर, जो बेसिकली ईयू इंपोर्ट कर रहा था और ये एक्सपोर्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है बराबर हो जाएगा दोनों का, राइट। तो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जहां पे हम पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कैसे, हम लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं या फाइनेंशियल जो है उनके ऊपर रिस्ट्रेंट्स लगाते हैं अगर वो किसी टारगेट को मीट नहीं करते हैं। तो ईयू ने 2005 में इसको सेटअप करा था। अब जो है 11,000 से ज्यादा कंपनीज और पावर प्लांट्स पे जो है ये लागू होता है। ये कैप एंड ट्रेड है, आपने एक कैप लगा दी, अच्छा आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आप सिर्फ 200 यूनिट ग्रीन हाउस गैस के जो है निकाल सकते हो, आप इतना ही पोल्यूट कर सकते हो, राइट। अगर आपने इससे ज्यादा करा आपको जो है एक सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा किसी ऐसी कंपनी से जहां पर जो है जिन्होंने कम अपनी एमिशन करी है और वैसे वो अपनी एमिशंस को बैलेंस करते हैं। तो अलाउंसेस, लिमिट्स और ये सब चीजों को सेट करते हैं। नॉर्वे, आइसलैंड, लाइटेनस्टीन जो है ये सारे ईयू ईटीएस के पार्ट हैं। इनफैक्ट कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज में भी ईटीएस जो ये लागू हो चुका है। ठीक है, इंडिया में भी बात चल रही है कार्बन टैक्स लगाने की, बट देखो कब आता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 पोर्टल। स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 पोर्टल, ये बेसिकली आपका जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज है उन्होंने लॉन्च करा है। आपके स्टील और हैवी इंडस्ट्रीज के जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्री एच डी कुमार स्वामी। उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च करा है एंड बेसिकली इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिम्स पोर्टल इसको बोला जाता है, इसका एक्रोनिम सिम्स है। ये क्या बताता है? ये एक डिटेल्ड डेटाबेस है जहां पे बताया जाता है कि स्टील कितना इंपोर्ट हो रहा है कंट्री के अंदर से, राइट। तो मॉनिटरिंग स्टील इंपोर्ट्स करता है, और जब हम स्टील इंपोर्ट्स को मॉनिटर कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि डोमेस्टिकली कितना स्टील अवेलेबल है हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए। तो इसमें एक आपका एपीआई इंटीग्रेशन रहेगा जहां पे मल्टीपल गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ इसको लिंक किया जा रहा है, सो दैट आपकी क्वालिटी और प्रोसेसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएं, आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। एक रॉबस्ट डेटा एंट्री सिस्टम है, आपके बहुत सारे डेटाबेसेस को एक जगह पर जो लिंक किया जा रहा है, सो दैट इजी फ्लो ऑफ डेटा जो है रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। तो ये जो है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है डीजीएफटी का, बीआईएस का, एमएसटीसी का। एमएसटीसी लिमिटेड जो है एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर आपकी एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर, राइट। तो इन सब ने मिलकर जो है ये सिम्स पोर्टल बनाया है। व्हाई स्टील इंपॉर्टेंट? ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ कोर इंडस्ट्रीज की जरूरत रहती है एंड आयरन एंड स्टील इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज। अगर आपको पता हो, ग्लोबली इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट producer and importer of steel,
2023 2024 वाले जो हमारा साल था, हमने अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन टन्स ऑफ स्टील जो है वो इंपोर्ट करा है. सो अगेन दिस इज अ ह्यूज फिगर. तो इसको ध्यान में रखिएगा. सेकंड लार्जेस्ट स्टील इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, या स्टील प्रोड्यूसर एंड इंपोर्टर इन द वर्ल्ड. 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स जो है अभी होल्ड किए गए थे. जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के श्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसके विनर्स को अनाउंस किया है. साथ ही साथ हमारे देश का जो 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, उन्होंने वो लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया, जो कि बना है कहां पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आइजवाल, मिजोरम पे. इस न्यू स्टेशन का नाम क्या है? अपना रेडियो 90.0 FM. ये जो अवार्ड्स है, नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 2011 और 2012 में जो है लॉन्च करे थे, इस्टेब्लिश करे थे. क्यों इंपॉर्टेंट है? It fosters community engagement, it fosters community awareness, and it empowers the communities at the grassroots levels to participate. तो this is why it is important. और 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, और हर कैटेगरी में पहला प्राइज जो है वो 1 लाख का होता है, सेकंड प्राइज 75 का, और थर्ड प्राइज 50,000 का. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने विनर्स के नाम दिए हैं, तो पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, बट आप एक बार पढ़ लीजिए. 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? थीमेटिक अवार्ड है, मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड है, प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड है, और सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड है. 15 सेकंड का ब्रेक लेती हूं मैं यहाँ पे, ताकि आप इन सबको पढ़ ले. जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले बाद में अपने नोट्स के लिए. राइट, राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. खान क्वेस्ट 2024. ये खान क्वेस्ट जो है ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि मंगोलिया में होल्ड की जाएगी. इनिशियली ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी यूएस और मंगोलिया के बीच में, बट इसको विद टाइम जो है एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज में इवॉल्व किया गया. तो 27 जुलाई से 9 अगस्त तक ये होल्ड की जाएगी. इंडिया इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. तो मिलिट्री फोर्सेस जो वर्ल्ड वाइड है वो कोलैबोरेट करती हैं और एनहांस करती हैं अपनी पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज को. 2003 में स्टार्ट हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स और मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच में. 2006 में जो है मल्टीनेशनल बन गई. 2024 इज द 21st एनिवर्सरी ऑफ दिस खान क्वेस्ट. एंड अदर देन दिस, इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट. तो कभी कभार ये पूछा जाता है नोमैडिक एलिफेंट कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है? वो है इंडिया एंड मंगोलिया. एंड दिस इज अबाउट मंगोलिया. कैपिटल क्या है मंगोलिया की? उलान बतार, उलान बतौर भी कहते हैं कुछ लोग. करेंसी क्या है? तुगरिक. और प्राइम मिनिस्टर का नाम तो मुझे भी बोलना नहीं आता, तो ये आप याद कर लेना. ठीक है, ओके. 26 जुलाई इज इम्पोर्टेंट अगेन. कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जहां पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर जो है 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट पर टाइगर हिल पर अपना झंडा फहराकर जो है विजय प्राप्त करी थी. तो विजय दिवस, राइट. तो बेसिकली कारगिल और द्रास सेक्टर में ये आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे. अदर देन द विजय, ऑपरेशन विजय जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था, एक ऑपरेशन सफेद सागर भी लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन एयरफोर्स. अगेन ये एयर कैंपेन था जहां पर प्रिसीजन बॉम्बिंग और ये सब चीजों का इस्तेमाल करके जो है हमने अपनी टेरिटरीज वापस लेने की बात करी थी. दिस वाज द फर्स्ट यूज ऑफ एयर पावर इन जम्मू एंड कश्मीर. 1971 इंडो पाक वॉर के बाद पहली बार जो है आपने एयरफोर्स का जो इस्तेमाल किया था जम्मू और कश्मीर में. और इसी वॉर के वेक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी. किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? के सुब्रमण्यम की चेयरमैनशिप के अंडर. और इनकी एक की रिकमेंडेशन ये थी कि भाई जो एवरेज एज है सोल्जर्स की आर्म्ड फोर्सेस में, उनको कम किया जाए, सो दैट ओवरऑल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके. तो के सुब्रमण्यम, कारगिल रिव्यू कमेटी, ऑपरेशन विजय एंड ऑपरेशन सफेद सागर. राइट, याद रहेगा. जुलाई 26 कारगिल विजय दिवस. ओके, नेक्स्ट न्यूज. क्रिस्टियन Michael, Michal, whatever you want to call him, he has been elected as Estonia's Prime Minister.
एंड इन्होंने ऑफिशियली जो है जुलाई 23 को ऑफिस एंटर करा। इनका जो कैबिनेट है उसमें उन्होंने 8 पुराने मिनिस्टर्स जो है उन्हीं को रिटेन करा है, इंक्लूडिंग द डिफेंस एंड द फॉरेन मिनिस्टर्स। अगर एस्टोनिया की पोजीशन देखी जाए तो बिल्कुल रशिया के साथ है, और इन द गोइंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल एस्टोनिया प्ले करता है रशिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर्स डालने के लिए, राइट। तो इनके एस्टोनिया के टाइज जो हैं आपके जेलेंस्की गवर्नमेंट जो यूक्रेन में है उसके साथ बहुत अच्छे हैं। तो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, इसराइल पैलेस्टीन में जो चल रहा है, एवरीवनस अवेयर ऑफ दैट, वेस्ट बैंक का जो इशू है, गजा का जो इशू है, राइट। इसराइल और पैलेस्टीन का जो बेसिक इशू है, तो उसके चलते जो इजरायली पार्लियामेंट है उन्होंने एक बिल अप्रूव करा है जहां पे उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए, उसको जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है घोषित कर दिया है। UNRWA जो है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, वो बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है घोषित कर दिया है। ये एक इंफोग्राफिक है जो बताता है कि जो आपकी UNRWA है, एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी, ये जो UNRWA है ये एक यूएन की ऑफिशियली रिकग्नाइज एजेंसी है, राइट। और इसको जो है पिछले 1-1.5 साल में 1.17 बिलियन US डॉलर्स का जो एड है वो मिला है। एंड US, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन जैसी जगहों से इसको इतना एड मिला है। तो ऐसे में इजरायली नेसेट, इजरायली पार्लियामेंट को इजरायली नेसेट भी कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है नेसेट कहाँ का पार्लियामेंट है, इजराइल का पार्लियामेंट है। ऐसे में अगर आपने ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को जो ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर कर रही है उसको आपने जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, तो आई डोंट नो वेयर ह्यूमैनिटी इज हेडेड, राइट। नेक्स्ट न्यूज, आपकी MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट बताई है जो कहता है कि फॉर्मल सेक्टर जो है आपका सितंबर 2017 ऑनवर्ड्स, जहां पे आपका EPF, आपका ESI और आपकी पेंशन स्कीम्स की बात होती है, उधर ग्रोथ देखने को मिली है, उसके बारे में बात करी है। तो उन्होंने बताया कि 2023-24 में इतने EPF सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, इतने न्यू ESI एम्प्लॉयज आए जो सोशल इंसेंटिव स्कीम्स है उसके अंदर, और इतने जो हैं आपके न्यू पेंशन सर्विसेज के कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। मई 2024 का ये डेटा है, बट इन्होंने सिर्फ फॉर्मल सेक्टर की बात करी है। ये जो इंफोग्राफिक है ये आपका ILO की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिपोर्ट है वहां से लिया गया है। और जैसा कि आप देखते जा रहे हैं किस तरह से 2000 टू 2022 हमें जो है एक डिक्लाइन देखने में मिल रहा है, स्पेशली आपका जो विमेन का जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। तो लेबर फोर्स में आपके वो सब लोग भी आते हैं जिनके पास नौकरियां हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग भी आते हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है बट वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, राइट। मेटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात की जाए तो उन्होंने पेड मेटर्निटी लीव जो है 26 वीक्स की कर दी है पहले 2 चिल्ड्रन के लिए और 12 वीक की तीसरे बच्चे के लिए। तो पहले 2 बच्चे अगर आपके हुए 26 वीक की, 26 हफ्तों की आपको पेड मेटर्निटी लीव मिलेगी। अगर तीसरा बच्चा हो रहा है तो पेड लीव सिर्फ 12 हफ्तों की मिलेगी। अडॉप्शन एंड सरोगेसी पे कहता है 12 हफ्ते की लीव आपको मिलेगी ऐसी मदर्स को जो एक ऐसा बच्चा अडॉप्ट करी जो 3 महीने से कम का है, और ऐसी मदर्स को जो कमीशन कर रही हैं। एलिजिबिलिटी उन सब औरतों के लिए जहां पर उन सब औरतों के जो काम करती हैं ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पे जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। इनफैक्ट ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पे 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज है वहां पे क्रेच फैसिलिटी भी दी जाएगी। डिटेल के लिए आप ये इंफोग्राफिक जो है वो पढ़ सकते हैं, राइट। इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। हाँ, SC settled legal conundrum over power to levy taxes on mineral rights। बेसिकली 1989 में एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की जहां पे उन्होंने कहा था
कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास प्राइमरी अथॉरिटी है, उसके पास सबसे पहला हक है कि वो माइंस और मिनरल्स एक्ट जो 1957 में आया था उसके अंडर जो है आपकी माइनिंग को रेगुलेट करे और उसके ऊपर टैक्सेस जो है इकट्ठा करे। स्टेट्स के पास सिर्फ जो है परमिशन है रॉयल्टीज कलेक्ट करने की। लेकिन अभी एक 9 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला है कि जो मिनरल के जो राइट्स हैं उसको टैक्स करने का हक स्टेट के पास है, वो सेंटर के पास नहीं है। और बेंच ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जिस रॉयल्टी की आप बात करते हो, स्टेट्स को जो आपने परमिशन दी थी रॉयल्टी कलेक्ट करने की, वो रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है। ये जो आपका माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 है, इसमें जो है अमेंडमेंट लाई गई थी। ये अमेंडमेंट आप पढ़ सकते हैं, राइट, फॉर फर्दर नॉलेज ऑन दिस इशू। AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है उसके जो चीफ थे संजय कपूर, ये फोटो दी गई है संजय कपूर जी की, उनको FIDE का इंडिया जोन प्रेसिडेंट जो है घोषित किया गया है, तो फॉर अ 4 ईयर टर्म, राइट। ये आपका AICF की जो एनुअल मीटिंग थी जो अहमदाबाद में हो रही थी, वहां पर जो है जो अनाउंसमेंट की गई थी। FIDE के प्रेसिडेंट कौन है? आर्काडी ड्वॉरकोविच कांग्रेचुलेटेड कपूर ऑन हिज इलेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, गला भी बैठा हुआ है, नाक भी बह रही है, थोड़ा सा मुझे पॉज ले लेके बोलना है। हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अक्षय सरीन, उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट करा है वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का। इंडियन आर्टिस्ट है अक्षय सरीन। उन्होंने बेसिकली एक आपकी रॉयल कैरेबियन की स्पेक्ट्रम ऑफ द सीज थी, एक क्रूज शिप है 1100 फुट की, वहां पे उन्होंने सोनोकाइनेसिस टेक्नोलॉजी। सोनोकाइनेसिस क्या होता है कि हम आवाज को ऐसे हम उसको मैग्नीफाई करते हैं उसके एम्पलीट्यूड को, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, फिजिक्स का इस्तेमाल करके, कि उन्होंने लार्जेस्ट म्यूजिकल इंस्टॉलेशन बना दी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक क्रूज शिप पे एक उसको कन्वर्ट किया गया एक म्यूजिकल इंस्टॉलेशन में, शोकेसिंग द पोटेंशियल ऑफ टर्निंग ऑर्डिनरी सर्फेसेज इनटू इंटरैक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑर्डिनरी सर्फेसेज जो आपकी रहती है उसको वो इंस्ट्रूमेंट्स में, इंटरैक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में बना देते हैं, टर्न कर देता है। कैसे कर देता है? फिजिक्स का इस्तेमाल करके, काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल, साउंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, उसको हम आपके जो नॉर्मल आपकी सर्फेसेज है उसको इंटरैक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में कर रहे हैं। बजाज Allianz settles first claim on NHCX प्लेटफॉर्म। NHCX क्या है? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल या प्लेटफॉर्म। तो जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो गवर्नमेंट ने एक NHCX प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया था कि आपकी जो क्लेम की जो क्लेम सेटलमेंट की जो एफिशिएंसी, आपको बार बार जो है हॉस्पिटल के, डॉक्टर्स के, आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के चक्कर ना काटने पड़े, एक हैसल फ्री आपको इंश्योरेंस एक्सपीरियंस मिले। हेल्थ इंश्योरेंस, ऑलरेडी कोई बीमार है, आप बार बार चक्कर काट रहे हो, उस चक्कर में आप भी बीमार हो जाओगे, तो वो थोड़ी गलत रहती है बात। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये NHCX जो है लॉन्च किया था। तो इस पर पहला क्लेम किसने सेटल करा है? बजाज आलियांज ने सेटल करा है, राइट। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने NHCX प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करा था, जहां पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। कैसे लाया जाता है? जो आपकी आभा आईडी है, आभा आईडी क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी है, उसका इस्तेमाल करके। तो अगेन ये NHCX के ऊपर इंफोग्राफिक है जो बताता है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां से हॉस्पिटल्स मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज को एक ही साथ जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ में ऑटो एडजुडिकेशन होती है, इजी एडजुडिकेशन होती है, और टाइम और कॉस्ट भी कम लगता है, और सारा प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट रहता है, और फ्रॉड जो है वो कम हो जाएगा। सब कुछ आप ऑनलाइन कर रहे हो, आपको ना जाने की जरूरत है, ना किसी को पैसा खिलाने की जरूरत है, फेसलेस है वो सारा। तो कहीं ना कहीं करप्शन को, फ्रॉड को जो है रोकने की ये बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट न्यूज। इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ अडोलेसेंट्स इन इंडिया। ये एक रिपोर्ट है जो बेसिकली लॉन्च की गई है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा, और ये बताती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू अडोलेसेंट्स जो हैं, हमारे ऐसे बच्चे जो बेसिकली शिशु अवस्था से बाहर आ चुके हैं, जो टीनेज ईयर्स में है, अपने ग्रोइंग ईयर्स में है, उनके ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने एक
प्रोग्राम स्पेसिफिकली अडोलोसेंट्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया था। इसका नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जहां पर 25 करोड़ या 253 मिलियन अडोलोसेंट्स को स्पेशल फोकस जो है दिया जाएगा, स्पेशली ऐसे अडोलोसेंट्स को जो मार्जिनलाइज या अंडर सर्व ग्रुप्स में रहते हैं। मार्जिनलाइज या अंडर सर्व ग्रुप्स क्या हो गए? आपकी कुछ ऐसी कम्युनिटीज जो मे बी ट्राइबल्स हैं, आपके जो हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज वाले जो आपके एडोलेसेंट्स है, उन पर ध्यान, जिनकी वल्नरेबिलिटी जो है ज्यादा रहती है। तो ये बेसिकली सिर्फ आपको स्पेशल फोकस में क्या क्या रहेगा, न्यूट्रिशन कैसे इंप्रूव करना है, उनकी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक करना है, सब्सटेंस का मिसयूज, शराब ना पिए, ड्रग्स में ना जाए, सिगरेट ना स्मोक करे, तंबाकू ना खाए, इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए ये जो है प्रोग्राम डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। रिन्यू पावर जो है बेसिकली ये एक कंपनी है जिन्होंने 400 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट जो है राजस्थान में जो है इनॉग्रेट करा है, राइट। और इन्होंने इसको साइन किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी के साथ, ठीक है, टू जनरेट क्लीन एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। अगले 25 साल तक ये क्लीन सोलर एनर्जी बनाएंगे। ये सोलर प्लांट 1331 मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा एनुअली, राइट। तो ये रिन्यू के बारे में थोड़ा सा कुछ दिया हुआ है। ये सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं, विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सम वन लाइनर्स जिनके बारे में ज्यादा मुझे कुछ लिखना सही नहीं लगा। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड द कैप्टन ऑफ श्रीलंका इन द T20I सीरीज अगेंस्ट इंडिया? चरित असलंका। चरित असलंका को कैप्टन बनाया गया श्रीलंकन टीम का T20I सीरीज जो इंडिया के अगेंस्ट हो रही है। इंडिया का कैप्टन कौन है? शाबाश, ये तो सबको पता होगा, बताओ कमेंट सेक्शन में। राष्ट्रपति भवन में एक दरबार हॉल था, तो उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गणतंत्र मंडप, ठीक है। इंडियन कंटिजेंट के फ्लैग बेयरर्स कौन है पेरिस ओलंपिक्स 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में? फ्लैग बेयरर्स जो होते हैं, जो झंडा लेकर चलते हैं, जो लीड करते हैं इंडियन कंटिजेंट को, वो है पीवी संधू और अचंत शरत कमल। पीवी सिंधु तो सबको पता है, बैडमिंटन खेलती हैं। अचंत शरत कमल कौन सी स्पोर्ट खेलते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। Which will be the fourth capital city of the Northeast region to come under railway connectivity by July next year? नॉर्थ ईस्ट में फोर्थ कैपिटल सिटी कौन सा है जो रेलवे से कनेक्ट हो जाएगा अगले साल जुलाई तक? आइजवाल। आइजवाल किसकी कैपिटल है? अभी पीछे पड़ा था यार, आइजवाल अभी मैं पीछे पढ़ा रही थी। आपका 500th कम्युनिटी रेडियो वहां पे लॉन्च हुआ है, अपना रेडियो 90.0 FM, याद आया कुछ? किसी कैपिटल है? सबको पता होगा। हु इज द नेक्स्ट एमडी ऑफ REIL? ब्रिजेश दीक्षित। 25 जुलाई 1929 को फॉर्मर लोकसभा स्पीकर आपके सोमनाथ चैटर्जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और 26 जुलाई की अगर बात की जाए तो 2005 में नासा शटल डिस्कवरी जो है, डिस्कवरी शटल जो है नासा की, वो लॉन्च की गई थी। 1999 में आपका कारगिल वॉर इंडिया ने जीती थी। 1965 में मॉलडीव्स इंडिपेंडेंस अपनी गेन करी थी ब्रिटिश रूल से। 1956 में इजिप्ट ने जो है सुएज कैनाल जो है उसके ऊपर कब्जा करा था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन जो है कलकत्ता में फाउंड की गई थी। अगर आपको पता हो, इंडियन एसोसिएशन इज अ प्रीडिसेसर एंड अ पेरेंट टू योर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके फाउंडर्स सुरेंद्र नाथ बैनर्जिया थे एंड आनंद मोहन बोस थे। ये दोनों इसके फाउंडर्स हैं। इसके अलावा दो और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आईएनसी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो कौन कौन सी हैं? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो दूसरी का नाम मैं बता देती हूँ, मद्रास महाजन सभा, ठीक है। तीसरी कौन सी है जो आईएनसी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? मेरे को जल्दी से कमेंट्स में बताओ, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल टुमारो। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बाकी हमारे बैचेस चल रहे हैं, सिर्फ कांस्टेबल के लिए नहीं, बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एड्रेस नीचे दिया हुआ है और नंबर भी नीचे दिया हुआ है। आप अपनी क्वेरी के साथ वॉक इन भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। सो लर्निंग, सी यू ऑल टुमारो। हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय।